अगर मैं पास्ट ट्रेंड्स को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोज़ को व्यूज़ तो मिल रहे हैं, बट चैनल के सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग अगर इस तरह करते हैं तो ये हम लोगों को थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है कि हाँ, लोग व्यू कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से एक अपील है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो पे, आज के एपिसोड पे चलते हैं। आज का हमारा एपिसोड रहेगा इंसिडेंट्स पे। तो हम लोग इस इंसिडेंट्स को समझते हैं कि क्या होते हैं, और अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। So friends, welcome back to the new episode. In this video, we shall discuss about incidences. अब जब हम लोग बात करते हैं इंसिडेंट्स की, तो ये दो तरह के होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इंसिडेंट असल में होते क्या हैं। इंसिडेंट्स और इंसिडेंट्स, whenever we are saying something about incidences and incidents, these both are common कैसे हैं कि ये दूसरे के लिए ही टर्म्स यूज होते हैं। अब होते क्या इंसिडेंट्स कि एनी अनएक्सपेक्टेड अकरेंस इन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसीजर, यानी कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड occurrence during execution of process, but this process is approved, यानी कि अप्रूव्ड प्रोसीजर को करते करते कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए, but it should not affect product quality, not affecting product quality, यानी कि ऐसा कुछ भी हो जाना जिससे कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, वो इंसिडेंसेस है। बस कंडीशन क्या है कि वो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि बैच यील्ड का कम आ जाना, या ड्यूरिंग ट्रांजिट बैच का स्पिलेज, ये हमारे इंसिडेंसेस हैं। अब जब हम बात करते हैं इंसिडेंसेस की, तो ये अगर हम इन्हें डेविएशंस से कंपेयर करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, बल्कि कुछ जगह पे इंसिडेंट्स को डेविएशन के साथ ही हैंडल किया जाता है। डेट मीन्स इंसिडेंट्स एंड डेविएशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। मैक्सिमम जगह डेविएशन में ही इंसिडेंसेस कवर किए जाते हैं, इंसिडेंट्स कवर किए जाते हैं एज ए पार्ट ऑफ डेविएशन। तो इसलिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस एक ये है कि डेविएशन जब हम कहते हैं तो वहाँ पे होता है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन इंसिडेंट्स नहीं करते हैं। इंसिडेंट्स हमेशा माइनर टाइप के ही होने चाहिए। अगर कोई मेजर इंसिडेंट है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर देगा, और इसलिए वो डेविएशन के थ्रू हैंडल होता है। सेकंड, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोसेस इंसिडेंट,
एक होता है लैब इंसिडेंट। कैसे? प्रोसेस इंसिडेंट का मतलब है कि जो मेरे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग, अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ तो वो प्रोसेस इंसिडेंट है। जबकि अगर कोई इंसिडेंट क्यूसी में हुआ तो वो लैब इंसिडेंट है। कैसे हो सकता है? पीक का स्प्लिट कर जाना या फिर शोल्डर आ जाना पीक का, ये जो है ये लैब इंसिडेंट्स में आता है। अभी जब QMS में इनको अलग अलग टर्म दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि प्रोसेस में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो डेविएशन एंड इंसिडेंट्स वो दोनों को हैंडल करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बल्कि सेम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेविएशन में भी आपको रूट कॉज एनालिसिस करना है और इंसिडेंट्स में भी आपको रूट कॉज एनालिसिस करना है। इसमें भी आपको कापा इम्प्लीमेंट करना है, इसमें भी आपको कापा इम्प्लीमेंट करना है। बस एक डिफरेंस क्या है कि प्लान और अनप्लान्ड दोनों हो सकते हैं, जबकि ये हमेशा अनप्लान्ड होगा। जब भी बात करी जाएगी इंसिडेंट्स को हैंडल कैसे करना होता है, तो इंसिडेंट्स को हैंडल करने का वही जैसे डेविएशन का प्रोसेस होता है। डेविएशन के बारे में एक हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं डेविएशन को हैंडल करने की, इंसिडेंट्स को हैंडल करने की, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास SOP होनी चाहिए। SOP में ही उसका सारा प्रोसीजर डिफाइन होना चाहिए। एक जो कॉमन प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होता है कि एग्जिस्टिंग रूट क्या है। मतलब अगर मेरा कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, अप्रूव्ड प्रोसीजर है, तो वो क्या होना चाहिए। देन डिटेल ऑफ इंसिडेंट्स दिए जाते हैं। डिटेल ऑफ इंसिडेंट्स में कुछ भी आ सकता है कि मेरी मशीन ख़राब हो गई या मैंने पंच इंस्पेक्शन किया तो उसमें डैमेज मिला। देयर आफ्टर उसका हमें रूट कॉज एनालिसिस करना होता है। इस रूट कॉज के बेसिस पे कापा आइडेंटिफाई होगा। सॉरी, एक चीज़ मिस हो गया, दोबारा मैं बता देता हूँ। इस डिटेल ऑफ इंसिडेंट्स के बेसिस पे हम लोग करेक्शन बताते हैं सबसे पहले कि इमीडिएट करेक्शन क्या लिया गया। देन रूट कॉज एनालिसिस। इस रूट कॉज एनालिसिस के बेसिस पे कापा लिया जाता है। इसके बाद इसका इम्पैक्ट असेसमेंट, देन अप्रूवल, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोजर। यहाँ पे हमें रिस्क असेसमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनर टाइप का होना चाहिए। मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी हमें रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा तो वो एज पर रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर से होगा, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुके हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे इंसिडेंट्स कैसे होने चाहिए, कैसे हैंडल किए जाने चाहिए। अब मान लीजिए मेरे एक डाई एंड पंच का सेट है। ड्यूरिंग पीरियडिक इंस्पेक्शन जब वो
अपने केस में रखे हुए हैं, वहाँ पे मैंने उसको इंस्पेक्शन किया, तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि कुछ पंच डैमेज्ड हैं। अब वो पंच कैसे किसी भी तरीके से डैमेज हो सकता है। हो सकता है उन पर कोई स्क्रैच मार्क हो या वो टूट चुके हों। जनरली टूटते नहीं, स्क्रैच मार्क्स आते हैं। तो मान लिया कि उन पे डैमेज है, मतलब स्क्रैच हैं। अब जब मुझे पता चला, मैंने ये पीरियडिक इंस्पेक्शन किया आफ्टर 6 मंथ्स, मेरे इस ड्यूरेशन में ये पंच यूसेज में नहीं आए हैं, आर नॉट इन यूज। तो अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, सबसे पहले मैं इसको डिटेल बताऊँगा कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन मुझे डाई और पंच में पंच डैमेज मिले हैं। कितने पंच हो सकता है, 1 मिला हो या फिर 5 मिले हो, जितने भी हैं वो मुझे डैमेज मिले। अब मैं उसका रूट कॉज एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले मैं करेक्शन बताऊँगा। मान लिया मेरे पास 40 का सेट है, 40 पंचेज का सेट है, उसमें से मुझे यूज करने होते हैं 35 पंचेज, और मेरे पास 3 पंच में डैमेज मिला। तो मैं करेक्शन में क्या लूँगा कि ये 3 पंच को मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। अब बाकी के जो 37 हैं उनको यूसेज में लाऊँगा, रिपीट करके इनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ये अपर एंड लोअर दोनों ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब इस बेसिस पे मैं इनका रूट कॉज एनालिसिस करूँगा कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आएगा कि सबसे पहले मैं प्रीवियस बैच को देखूँगा, जो बैच इससे मैन्युफैक्चर हुए हों। तो प्रीवियस बैच पे जब भी हम करेंगे तो उसका हम निकालेंगे कि मेटल डिटेक्टर या फिर उसका रिजेक्शन डाटा। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ रिजेक्शन डाटा। वो रिजेक्शन कैसा भी हो सकता है, स्क्रैच का आ सकता है, उसमें लेमिनेशन का आ सकता है, उसमें और भी किसी तरीके का आ सकता है। मेटल डिटेक्टर से वो हो सकता है, या फिर आपका ड्यूरिंग पैकिंग वो टैबलेट क्रैक कर रही हो, टूट रही हो, उसका डाटा चेक किया जाएगा। प्लस पंचेज का यूसेज चेक किया जाएगा कि कितने टैबलेट्स पे पंच यूज हुआ है। उसने अपनी यूजेबिलिटी या कंपैटिबिलिटी डाटा को कंप्लीट तो नहीं कर दिया। ऐसा तो नहीं कि पता चला अगर वो 10 लाख टैबलेट्स को पंच कर सकता था तो हमने उससे ज़्यादा पंच कर दिए हों। प्लस उनकी हैंडलिंग चेक करी जाएगी कि हैंडलिंग कैसे हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपस में टकराते रहे हैं, उनका स्टोरेज कैसा रहा है। ये डाटा रिव्यू किया जाएगा। इसके बेसिस पे हम लोग रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे। अब जब हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया, मान लिया उसका हैंडलिंग प्रॉपर नहीं था, उसका स्टोरेज प्रॉपर नहीं था, वो अपने केस में नहीं थे, तो उस बेसिस पे उसका कापा लगाया जाएगा कि जितने भी डाई एंड पंचेज हैं उनके लिए केस लगाया जाएगा जिसमें वो स्टोर किए जा सकें। प्लस उनको लुब्रिकेट किया जाएगा, लुब्रिकेट करके ही रखा जाएगा हर बार, और हमेशा यूसेज से पहले उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा। इस बेसिस पे मैं उसका एसओपी डिसाइड करूँगा, डिज़ाइन करूँगा, एंड देन उसको यूसेज में लेकर आऊँगा। इस बेसिस पे मेरा जो कापा इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड ये इंसिडेंट को क्लोज किया जाएगा। सो आई गेस आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। छोटा सा वीडियो है, बट QMS में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सो
इस एग्जाम्पल से हो सकता है आप लोगों को ये समझ में आया हो कि इंसिडेंट्स क्या हैं और कैसे QMS में हैंडल किए जाते हैं और इनका फार्मा इंडस्ट्री में क्या रोल है, कि क्यों इंसिडेंसेस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि ऑल्दो ये माइनर होते हैं, मेजर नहीं होते, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये कंपनी के QMS को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्वालिटी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो विद दिस नोट मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।